और सक्रिय जीवन के लिए हमारे घुटनों का मजबूत होना बेहद आवश्यक है। लेकिन किसी चोट या दुर्घटना के कारण जब एसीएल लिगामेंट क्षतिग्रस्त हो जाता है तो कई बार सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। आज चिकित्सा विज्ञान ने एसीएल सर्जरी को काफी सुरक्षित और सफल बना दिया है। फिर भी इम्प्लांट को लेकर लोगों के मन में अनेक जिज्ञासाएं और भ्रम बने रहते हैं। इन्हीं महत्वपूर्ण पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे ताकि आपको सही और विश्वसनीय जानकारी मिल सके। तो आइए जानते हैं एसीएल सर्जरी और उससे जुड़े इम्प्लांट्स की महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर रजत जी से। एसीएल की सर्जरी में जो इम्प्लांट यूज करते हैं वह किस तरह के होते हैं? आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि एसीएल की जो सर्जरी है उसमें जो इम्प्लांट्स हम लोग यूज करते हैं वो किस तरह के इम्प्लांट्स होते हैं और क्या हर इम्प्लांट्स के नुकसान और फायदे हैं। तो दोस्तों, एसीएल की सर्जरी में हम लिगामेंट को, जैसे कि जो टेंडन है, हैमस्ट्रिंग टेंडन या जो पेरोनियस लॉन्गेस्ट टेंडन है, उसको आपके घुटने के अंदर में डालते हैं दूरबीन के थ्रू, आर्थ्रोस्कोपी के थ्रू, और इसको दो टनल यानी जो हड्डी में जो छेद करते हैं, एक फीमर टनल और एक टिबिया टनल है, उसमें हमें डालने के बाद में फीमर के ऊपर और टिबिया के ऊपर में फिक्स करना रहता है। फीमर के ऊपर में हम लोग इसको यहाँ फिक्स करते हैं और टिबिया में यहाँ नीचे की तरफ में फिक्स करते हैं। अब जो फीमर की साइड का फिक्सेशन है वो यूनिवर्सली, मतलब ऑलमोस्ट ऑलवेज इस तरह के छोटे से बटन से किया जाता है जो कि यहाँ पर लग जाता है। अब ये जो बटन है ये यूनिवर्सली हमेशा टाइटेनियम का बना होता है, इसमें जो बायो एब्जॉर्बेबल का ऑप्शन नहीं होता है। अब जो आपका टिबिया की साइड का फिक्सेशन मैंने आपको बताया जो यहाँ पे हम लोग करेंगे, इसमें हमारे पास में या तो ऑप्शन है स्क्रू का या फिर इसी तरीके का बटन का ऑप्शन है। बटन में एक लूप रहता है, दोनों साइड में लूप और बटन लग के अगर इस तरीके से एंडो बटन का दोनों साइड में फिक्सेशन करें तो ये दोनों साइड का टाइटेनियम फिक्सेशन हो गया। अब ऊपर की साइड में मैंने आपको बताया कि सिर्फ एंडो बटन का ऑप्शन है। अब नीचे की साइड में या तो बटन या फिर ये स्क्रू, ये ऑप्शन है। अब ये जो स्क्रू है ये टाइटेनियम का है जो मैंने आपको बताया, तो ये टाइटेनियम का स्क्रू भी डल सकता है। तो ऊपर टाइटेनियम, नीचे टाइटेनियम, तो दोनों ही नहीं गलने वाले इम्प्लांट है। बायोस्क्रू या गलने वाले इम्प्लांट क्या हैं? तो ये जो गलने वाले इम्प्लांट का ऑप्शन है वो ऊपर की साइड में मैंने आपको बताया कि बटन लगेगा ही लगेगा, नीचे की साइड में स्क्रू लग गया, तो 50% तक आप इसको गलने वाले इम्प्लांट यानी बायो एब्जॉर्बेबल इम्प्लांट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कई बार जो पेशेंट्स हैं वो पूछते हैं सर क्या आप इसमें बायो इम्प्लांट्स ही यूज करेंगे, तो सही जानकारी ये है कि फीमर की साइड में बटन ही यूज होगा जो कि टाइटेनियम का है और नहीं गलने वाला है, और नीचे की साइड में बायो स्क्रू भी यूज किया जा सकता है। तो दोस्तों 100% बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट्स का एसीएल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी नहीं किया जा सकता है। अगर करें तो फिर यही स्क्रू है वो फिक्सेशन के लिए आपको फीमर की साइड में यूज करना पड़ेगा, जो कि एक सामान्य प्रक्रिया नहीं है। मतलब रूटीनली ऐसा नहीं किया जाता है, कभी कभी ऐसा किया जा सकता है, जैसे कि रिवीजन सर्जरी हो जिसके अंदर में आपको बीपीटीबी ग्राफ्ट यूज किया हो तो दोनों साइड में स्क्रू फिक्सेशन यूज किया हो तो उसमें किया जा सकता है। तो दोस्तों ओवरऑल जो फिक्सेशन मैंने बताया कि आपको 100% बायोडिग्रेडेबल तो किया ही नहीं जा सकता। अगर नीचे टाइटेनियम यूज किया, बटन यूज किया, या ऊपर टाइटेनियम का बटन यूज किया, नीचे आपने टाइटेनियम का स्क्रू यूज किया तो ये प्योर टाइटेनियम हो गया, और नीचे की साइड में बायो यूज किया तो ये 50% आपका बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट हो गया। क्या ये टाइटेनियम यूज करने से नुकसान होता है? तो दोस्तों क्या ये टाइटेनियम यूज करने से कोई नुकसान है? तो जवाब है कोई नुकसान नहीं है। किसी भी तरह का इन्फेक्शन या फिर कोई और समस्या, इम्प्लांट प्रोमिनेंस या इसको निकालने की जरूरत ये सब नहीं पड़ती है। क्या इसमें एमआरआई करा सकते हैं? क्या आप एमआरआई करवा सकते हैं? जी हाँ, आप टाइटेनियम इम्प्लांट के साथ में जो टाइटेनियम का स्क्रू भी डला है तो भी आप एमआरआई करवा सकते हैं। हालांकि अगर टाइटेनियम है वो रहेगा तो हल्का आर्टिफैक्ट आ सकता है, लेकिन लिगामेंट को देखने में इसमें कोई समस्या नहीं आने वाली है। अगर ऊपर की साइड टाइटेनियम और नीचे की साइड में अगर आप बायोस्क्रू यूज करते हैं तो भी आप आराम से एमआरआई करा सकते हैं। इनफैक्ट
कुछ सर्जन की जो प्रेफर्ड प्रैक्टिस है वो टाइटेनियम स्क्रू ही है। इनफैक्ट जो मल्टी लिगामेंट सर्जरी होती है या बीपीटीबी ग्राफ्ट होता है उसमें मेरी इंडिविजुअल प्रेफरेंस भी टाइटेनियम स्क्रू ही रहती है। क्या बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट के साथ एसीएल की सर्जरी करना सही रहता है? ये एक मार्केटिंग ट्रिक है कि बायो या डिग्रेडेबल इम्प्लांट जो है, जो एकदम गलने वाले इम्प्लांट है वो हम यूज करें तो सर्जरी है वो बहुत एडवांस हो जाएगी। तो दोस्तों ये एक पूरी तरीके से एक मिथ है। जो इम्प्लांट्स है उनका यूज है वो आपके ग्राफ्ट को, जैसे मैंने आपको बताया कि फीमर साइड और टीबिया साइड में सिर्फ फिक्स करने के लिए यूज किया जा रहा है। और ये जो लिगामेंट है वो एक प्रोसेस, लिगामेंटाइजेशन प्रोसेस के थ्रू जाएगा और आफ्टर 3-4 मंथ्स जब ये लिगामेंट इसमें इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो इन इम्प्लांट्स की कोई जरूरत ही नहीं है। तो सिर्फ ये मान लेना कि आपके जो बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट्स है उसके थ्रू है वो आपकी सर्जरी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये बिल्कुल मिथ है, बिल्कुल भ्रम है। और कुछ पेशेंट्स है कहीं पर सर्जरी करवा लेते हैं और हमें व्हाट्सएप के माध्यम से या कमेंट्स के माध्यम से ये संपर्क करने की कोशिश करते हैं कि क्या मेरी सर्जरी है वो खराब हो गई है, मैंने टाइटेनियम इम्प्लांट डलवा लिए हैं या XYZ इम्प्लांट डलवा लिए हैं। तो दोस्तों इम्प्लांट का पर्पज सिर्फ आपके लिगामेंट को 3-4 महीने के लिए फिक्स करके रखना है। जैसे ही वो हील हो जाएगा, इम्प्लांट्स की कोई यूज है ही नहीं, वो इम्प्लांट है वो यूजलेस हो गया है। तो जरूरी नहीं है कि ये टाइटेनियम इम्प्लांट्स यूज की जाए तो आपकी सर्जरी है वो अच्छी नहीं हुई है। टाइटेनियम इम्प्लांट के साथ में आपकी सर्जरी बहुत अच्छी की जा सकती है और मल्टी लिगामेंट इंजरी में एक प्रेफर्ड ट्रीटमेंट मेथड है। तो दोस्तों ये भ्रम कि सिर्फ बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट के थ्रू ही ACL की सर्जरी की जानी चाहिए, ये बिल्कुल मिथ है। हालांकि ये भी देखा गया है कि कुछ बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट्स में कॉम्प्लिकेशन रेट ज्यादा है। जैसे कि पुराने समय में एक PLA ग्राफ्ट आता था, वो एक इनर्ट इम्प्लांट नहीं था, तो धीरे धीरे जब वो गलना शुरू करता था कुछ पेशेंट्स में हल्के सीरस डिस्चार्ज, इन्फेक्शन ये भी देखा गया था। एक इम्प्लांट होता है पीक इम्प्लांट, वो इनर्ट इम्प्लांट होता है, तो इसके में कोई गलने की प्रक्रिया नहीं होती है, ये पड़ा रहता है। लेकिन ये है वो आपका बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ये गलता नहीं है। और अभी जो रिसेंटली बीटा TCP के जो स्क्रू आए हैं वो गल जाते हैं, लेकिन इसमें बोन बन जाती है या नहीं बन जाती ये अभी तक श्योर नहीं किया गया है साइंटिफिकली। लेकिन जब हमने रिवीजन सर्जरी कुछ पेशेंट्स की करनी पड़ी तो उनमें देखा गया कि जो वो स्क्रू वो तो गल गया, लेकिन उसकी जगह पे नई बोन उनमें नहीं बनी, मतलब उसमें गैप रहता है। तो दोस्तों सिर्फ ये मान लेना कि बायोडिग्रेडेबल स्क्रू है या गलने वाले इम्प्लांट्स है उसके थ्रू अच्छी सर्जरी की जाती है, ये पूरी तरीके से सही नहीं है। और कोई भी ऐसी बात की 100% बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट के साथ में ACL सर्जरी की गई है, ये भी सही नहीं है। तो कोई भी सर्जरी करवाने से पहले ये जानकारी पूरी लें कि क्या जो इम्प्लांट है वो यूज होने वाले हैं और क्या सिर्फ सक्सेस है वो इम्प्लांट पे ही बेस्ड है। तो हमारा मानना ये है कि जो सर्जरी की सक्सेस है वो आपके सही जो ग्राफ्ट है उसके चयन और एक थिक मोटा ग्राफ्ट और जो टनल पोजीशन है वो सही रहना और जो 3 से 6 महीने का पीरियड है उसमें जो इम्प्लांट का रोल है, उसके बाद में इम्प्लांट का रोल है वो खत्म हो जाता है। इसके बाद में जरूरी है प्रॉपर फिजियोथेरेपी। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, रिहेबिलिटेशन करेंगे, मसल स्ट्रेंथ रखेंगे तो भी आपकी जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे होंगे। तो इस भ्रम में ना रहें कि बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट के साथ में ही एक ACL की सर्जरी है वो सही से की जा सकती है। तो आज आप लोगों ने डॉक्टर रजत जी से ACL सर्जरी के बारे में जाना। ऐसी और जानकारियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप आने वाली बीमारियों से सतर्क रहें और साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले स्वास्थ्य में। तब तक के लिए दीपिका को दीजिए इजाजत।